का टॉपिक है इस पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स ए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेल्टडाउन। क्या पाकिस्तान आने वाले समय में माशी और सियासत के हवाले से जो चैलेंजेस चल रहे हैं कंट्री में, डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, ख़राब टाइम की तरफ जा रहा है? पहले आप ये एक वीडियो का प्रीलूड देखिए, छोटा सा कोलाज है, और उसके बाद फिर हम फैक्चुअली जो डेटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन मटेरियल को रन थ्रू करते हैं और एसेस करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के बाद पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की करी है, क्या काम किया है, और जो सिचुएशन है वो ठीक होने के हालात पे है या और ख़राब होने के हालात पे है। तो ये डेटा फैक्चुअल है बिल्कुल। जो प्रेजेंटेशन मटेरियल आप देखेंगे वो सोर्सेज की तरफ से है। मैं जब चैनल में इसको रिपोर्ट करूँगा, बताऊँगा, तो मैं उसमें सारे लिंक्स डालूँगा, आप प्लीज़ उसको वैलिडेट और वेरीफाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस वीडियो। आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर हम बात करते हैं मटेरियल के ऊपर। गंदम की कीमत है, चीनी की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, वो बढ़ रही है, तो फिर महंगाई तो बढ़ रही है। गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और असल बात यह है कि हमने अपनी सोवरेनिटी को आईएमएफ के हाथों गिरवी रख दिया है, और आईएमएफ हमारे लोगों से काम नहीं चलाती है। हमारे ही वो लोग जो कभी हमारे थे वो जाकर उन इदारों में उनके हो गए और उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है या आईएमएफ के टारगेट्स अजीज़ हैं। मुझे नहीं मालूम जो हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा नाजिल होते हैं और वहीं से ही नाजिल होते हैं, तो हमारी पॉलिसी को और हमारी तरजीहात को, हमारे मुश्किलात को, हमारे मसाइल को हमारी इकनॉमी के मुताबिक एड्रेस करते हैं या उनके पॉलिसी के मुताबिक एड्रेस करते हैं। हमारे यहाँ जो दुनिया भर के बड़े बड़े बैंकों से, सिटी बैंक से मुलाजिम आते हैं और हमारी इकनॉमी को चलाते हैं, वर्ल्ड बैंक से मुलाजिम आते हैं और हमारी इकनॉमी को चलाते हैं। इकोनॉमिस्ट हैं जो न्यूट्रल हैं, वो तो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। हुकूमत इस बात का इदराक रखती? जी देखिए, जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि महंगाई की वजह से मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती, आपको याद है एक बार उन्होंने कहा था, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, गैप्स इतने ज़्यादा हैं कि पॉलिसी में फॉल्ट इतना ज़्यादा है कि उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा। अभी गेस्ट आपके बात कर रहे थे, बाहर से आते रहे लोग, बेसिकली सिर्फ लोग नहीं आए बल्कि बाहर से पैसा आता रहा। 50th में हम अमेरिकन अलायंस में चले गए, उन्होंने पैसा भेजा, हमने रच के खाया उसको। 70s में इसी तरह से प्रॉब्लम थी, लेकिन मिडिल ईस्ट खुल गया, हमारे लिए पैसा आ गया। 80s में फिर हम अफगानिस्तान में कूद गए और पैसा आता रहा। आपको पता है रेगन सदर थे, उन्होंने 2 बड़े पैकेजेस दिए। 90s में फिर प्रॉब्लम हुई जब स्मिंगटन और दूसरी प्रेसलर अमेंडमेंट्स आ गई। अब फिर 99 की पाबंदियां लगी न्यूक्लियर या डेमोक्रेसी वाली, तो फिर हमारा यही हाल था। फिर हम अफगानिस्तान में कूदे। जनरल मुशर्रफ के दौर में ट्रंप कहता था कि 33 अरब डॉलर हमने दिए हैं। अब असल में अब मसला बना है कि वो जो पैसा आता था इस दिहाई में वो रुक गया है। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल और है। कभी हम मुइन कुरैशी को इंपोर्ट करते रहे, कभी शौकत अजीज आता रहा, हफीज शेख आया, अब शौकत तरीन साहब हैं। इसलिए कहते हैं ना, खुद कमाओ और खुद खाओ, वो हमने सीखा ही नहीं है इन 70-75 सालों में। अब आके कौन इनको समझाए कि आप फौरी तौर पर कमाएं भी सही, खाएं भी। ये खर्चे इतने हैं, आप देखें डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, हर अफसर के पास नई करोला होती है। अब तो मुझे क्रूजिंग नज़र आती हैं। खर्चे कम नहीं हो रहे। सरकारी मशीनरी पे जितना खर्चा होता है वो कम नहीं हो रहा, दूसरे जो खर्चे हैं वो कम नहीं हो रहे, लेकिन इनकम है नहीं मुल्क की। लगारी साहब जो बात फरमा रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा न खास्ता पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर अंदर लड़ाइयाँ हैं। देखे ना, प्रोडक्टिविटी क्या है मुल्क की, हमें बताया गया हमारी 4% जीडीपी पहुंच गई। 4% जीडीपी का कुछ तो ग्राउंड पे असर होता। फिर कहते हैं तेल बाहर से लेते हैं, महंगा तेल है, महंगाई इस वजह से है। और जो खुद चीज़ें उगाते हैं, जिनका दावा करते हैं बम्पर क्रॉप है, वो शुगर है, वो
वीट है यानी गंदम है, आटा है, उसके लिए भी कोई आदाब है। तो जो फोकस शुरू से होना चाहिए था अवाम की ज़िंदगी बेहतर करना, उस पे कभी फोकस नहीं रहा। जो पैसा बाहर आया वो किसी डेवलपमेंट में, शायद 60s में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, डैम शैम बन गए, उसके बाद या पहले तो कुछ नहीं हुआ। लिहाजा डायरेक्शन एक ऐसी है, लड़ाइयाँ हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, इधर उधर। नतीजा क्या होगा अल्लाह ही खैर करे। और ये बहरहाल सूरत हाल मुश्किल है जो आप बात करें, इदराक वज़ीर आज़म को है, लेकिन उस बात की चीज़ों की क्लैरिफिकेशन किस तरह से हो, उसके लिए प्लानिंग क्या हो, उसके लिए क्या आगे लाया अमल हो, वो शायद उस तरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस सारे अमल में हम जहाँ आवाम पिसरी होती है वहाँ लोग ज़िम्मेदार एक तरफ ठहराते हैं हुकूमत को, दूसरा ताजरों को भी। और ये बार बार हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम होता है कि ताजिर जो हैं वो महंगाई के भी ज़िम्मेदार हैं, वो मिडल मैन होते हैं, वो ये होता है। तो हम ताजिर, इस वक्त हमारे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब। ये भी मिडल मैन के हवाले से भी कहा गया, ताजरों के भी हवाले से कहा गया कि एक तो टैक्स नहीं देते हैं, दूसरा महंगाई करने की बड़ी वजह ही वो होते हैं। तो ये आप लोग महंगाई करते हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई देखिए, सबको पता है महंगाई पेट्रोल बढ़ने से होती है, महंगाई बिजली का बिल बढ़ने से होती है, गैस की कीमतें बढ़ने से होती हैं, डॉलर ऊपर जाने से महंगाई होती है। जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें वो डॉलर ऊपर जाने से होती हैं। जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो जो लोकल चीज़ें बनती हैं, लोकल चीज़ें आती हैं। हमारे जो भी कंटेनर, एक टमाटर का कंटेनर अगर सिंध से आए इस्लामाबाद तक तो 2 लाख रुपए उसका किराया है। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट किसी तरफ कोई ध्यान देती नहीं है। अब जो हमारी माल गाड़ियाँ आप देखते होते थे बड़ी होती थी पुरानी, उनमें अगर गवर्नमेंट ले आती, सब्सिडी देती, उनमें बगैर किराए के आती तो ये टमाटर सस्ता। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। असल में जो लोग मीडिया से बात करते हैं वो PTI के अपने हैं नहीं है, वो दूसरे हैं। बदकिस्मती ये है कि आज तक हमारा कोई कौमी असम्बली का मेंबर वज़ीर ख़जाना नहीं बन सका है। हम हमेशा, जैसे लगारी साहब ने कहा कि हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं और उसको सेनेटर बना के मुल्क का ख़जाना उसके हवाले कर देते हैं। और वो शोर यही मचाते हैं कि ताजर चोर हैं, ताजर टैक्स नहीं देते। और भाई टैक्स किसको दे? ताजर इनडायरेक्ट भी दे रहा है और डायरेक्ट भी दे रहा है। हर उस चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है वो जो हम बेच रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। 6 लाख की आमदन वाले पे टैक्स नहीं है, कानून कहता है आप उसको भी, उससे भी टैक्स ले रहे हैं। जिस पर जो 6 लाख की आमदन वाला है उसने 1 रुपया टैक्स नहीं देना। मैं इधर दावा करता हूँ कि वो 70-80 हज़ार रुपये साल का वो भी टैक्स दे रहा है। मांगने वाला भी जब कार्ड लोड करता है 20 रुपये वो भी आपको दे रहा है। तो आप क्यों ये बात करते हैं? आप ये बात करें कि हम टैक्स को खा जाते हैं। हम खबर आ गई नाजरीन के साथ वो शेयर करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। मजीद 487 अफराद के नाम भी 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे जाफर बिन यार से। जाफर, क्या ये मुआहिदा मंजर आम पर आ गया? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जो पाकिस्तान हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा हुआ था उसके हवाले से यही कहा गया था कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान है उनके नाम 4th शेड्यूल से निकाले गए। और अब ये ज़राए ने कंफर्म कर दिया है और बोल न्यू ने वो मुरासला भी हासिल कर लिया, जिसके मुताबिक पंजाब के महकमा दाखिला की जानिब से साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कुल 570 अफराद के नाम जो है वो 4th शेड्यूल से निकाले गए। और जो मुआहिदा था उसमें यही कहा गया था कि जहाँ दीगर कारकुनान के नाम 4th शेड्यूल से निकालने हैं, वहाँ जो अमीर तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी जो लाहौर की कोटलखपत जेल में कैद है, उनका नाम भी सबसे पहले जो है 4th शेड्यूल से निकाला जाए। और अब ये कन्फर्म हो चुका है कि मुआहिदे पर अमल हुकूमत ने कर दिया है। जो 4th शेड्यूल से साद रिजवी का नाम है वो निकाल दिया गया है। जी, कि जिस वक्त हम सब एंजॉय कर रहे थे पाकिस्तान की विन को ओवर इंडिया इन द वर्ल्ड कप और मैचेस की तरफ ध्यान था, सारा कुछ कर रहे थे, वो न्यूजीलैंड वाले मैच को सेलिब्रेट किया, अफ़गानिस्तान वाले को किया, तो उस दौरान हो ये रहा था कि आपकी पूरी GT रोड, सर्टन सिटीज़ अराउंड इट और इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च हो रहा था जिसमें मौलाना हज़रात शरीक थे और इंटरनेट के सिग्नल बंद थे, सड़कें बंद थीं, दुकानें तोड़ी जा रही थीं, पुलिस वालों पे फेटल अटैक्स हो रहे थे जिसमें गवर्नमेंट के स्टैट्स के मुताबिक 4 और अनऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 12 पुलिस वालों को मारा गया। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइव्स एक्चुअली। तकरीबन 90 के करीब अभी भी फेटली इंजर्ड हैं जिनका इलाज चल रहा है और
3-4 दिन पहले गुजरांवाला के कांस्टेबल थे जिनकी लाश मिली, जिसके नाखून तक उतार लिए गए थे और हड्डियां तोड़ी हुई थी उसकी, इतनी बुरी तरह टॉर्चर करके बग़ैर कपड़ों के खेतों में फेंका गया था उसको। ये सारा किया था किसने? TLP के मार्च ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, which emerged as the 3rd largest political force in Punjab and 5th largest in the entire country in their first elections in 2018. And this was their 7th march. 7वीं मरतबा ये पिछले 2-3 सालों में सड़कों पर आए हैं और इसी तरह इन्होंने वैंडलाइज किया है, दुकानें तोड़ी हैं, आग लगाई है, पुलिस वालों को मारा है, लूट मार तक की है। कुछ पेट्रोल पंप्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कंटेनर्स ये लोग उठा के ले गए और बेकरियाँ लूट ली, सारा कुछ किया इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ हॉली प्रॉफिट एंड इन द नेम ऑफ गॉड। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस ये था कि सबसे पहले तो वही इल्ज़ाम लगाया जो कि रटा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, पूरा स्क्रिप्ट एक लिखा हुआ है, भारत, इज़राइल, अमेरिका, ये सारे मिल के ये सारी कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें हर मरतबा कभी उस फिल इन द ब्लैंक में मंजूर पश्तीन डाल देते हैं, कभी नवाज़ शरीफ डाल देते हैं। इस मरतबा उन्होंने तहरीक लब्बैक को उसमें डाल दिया। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सारा इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमें मिले हैं जो साउथ कोरिया में लोग बैठे हुए हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो फिल इन द ब्लैंक वाला जो स्क्रिप्ट है वो पहले आवाम के मुंह पे ना मारा गया, पहले उसका जहाज़ बना के ना फेंक दिया इन्होंने, उड़ा दिया हमेशा की तरह कि यार समझ जाएंगे। क्योंकि आवाम तो ये सोचती ही नहीं है कि भाई अरबों रुपए टैक्स लेके क्या आपको इसलिए बिठाया हुआ है कि हर महीने के एंड पे बता देते हो कि ये इंडियन एजेंट है। ओ भाई तुम्हारा काम है रोकना, आप PID थोड़ी हैं कि इन्फॉर्मेशन दे के घर चले जाते हैं। यू आर सपोज टू ब्लॉक दीज एक्सटर्नल थ्रेट्स इफ दे एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन उसी तरह बताया कि ये सारे एजेंट हैं, सारा तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हुआ इस तरह से कि चंद दिनों में गवर्नमेंट ने अपना शेमफुल सरेंडर कर दिया हमेशा की तरह। एंड दिस इज़ द 7th टाइम दैट द स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियर कंट्री सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ अ कंप्लीट हर्ड, एक मैस जो बेविल्डर्ड हर्ड नहीं होता, यानी कि रेवड़ जत्थे। तो सिर्फ अगर कैलकुलेट किया जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से 10 हज़ार लोग थे। सो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू हाईजैक द इंटायर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कितने लोग चाहिए आपको पाकिस्तान की रियासत को यरगमाल बनाने के लिए? 5 से 10 हज़ार। इफ़ यू हैव इट यू कैन मेक एनी थिंग हैपन अंडर द सन इन दिस कंट्री। कुछ भी करा लो, हो जाएगा। अगर 5 से 10 हज़ार की पॉलिटिकल फोर्स आपके पास है और वायलेंट है, पीसफुल नहीं, वायलेंट। तो उसके बाद ये हुआ कि शेख रशीद साहब ने शाहजेब खानज़ादा के शो में आके माफ़ी मांग ली अगर मैंने एक्सट्रीमिस्ट कहा है इनको उस बात पे। और जब वज़ीर आज़म साहब ने इनको नेगोशिएट करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस बुलाया तो ये अंदर घुसे। ताहिर अशरफी साहब वहाँ बैठे हुए थे मीटिंग के अंदर नेगोशिएट करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये ताहिर अशरफी क्यों बैठा, उठाओ इसको बाहर निकालो, निकलो बाहर यहाँ से। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा अशरफी साहब आपकी मेहरबानी, ज़रा प्लीज़ गो आउटसाइड। ये है पावर कि जो स्टेट के मिनिस्टर्स और मुशीर हैं जिनको वजारत के लेवल पे सिक्योरिटी फ़राम की हुई है और अहदे दिए हुए हैं, उनको उन्होंने कहा इसको भी निकालो, ये भी साइड पे करो, वो भी करो। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद उन्होंने अपनी टर्म्स डिक्टेट की। पहले तो ये कहा गया कि ये इस्लाम के नाम पे मार्च हो रहा था क्योंकि वो फ्रांस वाला मुतालबा ये वो, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिसको ये लोग अपना स्पीयर हेड कहते हैं, मुफ्ती आज़म का टाइटल इन्होंने दिया है उसको, तो उन्होंने कहा कि हमने फ़्रांस वाला कोई मुतालबा नहीं किया कि उनके सफ़ीर को, उनके एम्बेसडर को यहाँ से निकाला जाए। हमने सिर्फ ये कहा था कि कलअदम का लफ्ज़ हटाओ। सो लोगों को ये समझ नहीं आई कि इस मरतबा ये मार्च डिफरेंट इस तरह था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस पर्टिकुलर पार्टी केम आउट ऑन रोड्स जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल गोल, नथिंग रिलीजियस। वो सिर्फ इसलिए सड़कों पे आए कि उन्होंने कहा हमने अगला इलेक्शन लड़ना है, कलअदम का लफ्ज़ हमारे पार्टी के नाम से हटाओ, यानी कि जिनको अंग्रेज़ी समझ आती है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन इनको कहा जा रहा था। गवर्नमेंट ये कह रही थी, मीडिया को डायरेक्शन दी हुई थी कि इनके नाम के साथ कलअदम लगेगा, यानी कि बैंड, ऑलमोस्ट बैंड। तो उस बात के ऊपर ये बाहर निकले क्योंकि ये चाह रहे थे कि जो हमारी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज है उसको कंसोलिडेट करें हम लोग।
तो और दूसरा मुतालबा ये था कि जो सारे कारकुन हमारे पकड़े हैं जिसने स्टेट की पुलिस को मारा है उनको छोड़ो, 4th शेड्यूल से निकालो उनको। सारे के सारे गवर्नमेंट ने कहा कि हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, प्लीज़ हैलोवीन तो है लेकिन ये जो फ्रैंकनस्टीन सारी ज़ॉम्बीज़ बाहर आ गए हैं इनको अंदर ले जाएं, आपकी मेहरबानी है। तो ज़ाहिरी बात है फिर सब मानने के अलावा तो कोई चीज़ थी ही नहीं। और इवन कि यहाँ तक बात आ गई कि एजाज़ चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के हेड हैं उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे TLP के साथ, सीट एडजस्टमेंट विद अ पार्टी जो कि बाहर आके पुलिस वालों को जब दिल करता है ब्रूटली मर्डर करके चली जाती है। सो दे अटैक योर वेरी स्टेट एंड योर स्टेट डज सीट एडजस्टमेंट इन रिस्पॉन्स। एक मुआहदा भी हो गया। वज़ीर दाखिला साहब जो कि होमलैंड सारी सिक्योरिटी जो है आपकी इनलैंड सिक्योरिटी है उसको डील करते हैं, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं मुआहदा किसने किया है किसके साथ। कल का स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता किसने मुआहदा किया है। वो कहते हैं मुझे बस ये पता है इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वो भाई 10 साल पूरे कर ले इस तरह। बात तो ये है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी इन इस टेन्योर, नॉट द क्वांटिटी, नॉट द नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो उसके बाद ये होता है कि जी वो मुआहदा साइन हो जाता है जो कि जिसमें एक तस्वीर भी सामने आती है अकील करीम ढेडी साहब जो कि कराची के एक ट्रेडर हैं, मेमन है वो, और उसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा फ्रॉम द गवर्नमेंट। एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी चीफ ने नेगोशिएशन में असिस्ट किया है। साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खड़े हुए थे तस्वीर में। ये है जी स्टेट आपकी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये होता है कि अब समझ ये नहीं आती कि जब कोई पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाहर निकलती है स्टूडेंट्स की, उनको कोड़े और डंडे मारते हैं और उन पे गद्दारी के मुकदमे लगा के जेल में डाल देते हैं। जब कोई पुरअमन एहतजाज के लिए नॉर्थ की तरफ से आता है, पंजाब से नहीं इस्लामाबाद आता, नॉर्थ की तरफ से इस्लामाबाद आता है, रास्ते में टीयर गैसिंग होती है, वहीं पे रोक दिए जाते हैं, ठीक है, लाठी चार्ज होते हैं, क्या कुछ नहीं होता। जब ये लोग निकलते हैं तो कभी इनको हज़ार के नोट दिए जाते हैं, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का यही प्रोटेक्स्ट था ना 2017 के धरने का, फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला 2019 में उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा कि एजेंसीज़ अपने इख्तियार से तजावुज़ ना करें, और आज तक सज़ा मिल रही है उस बात की उनको। तो वही हो रहा है जो उन्होंने वार्न किया था कि अगर इस तरह होगा तो पूरा मुल्क लपेट के ले जाएंगे ये लोग। फिर तो किसी को परवाह ख़ास नहीं है उसकी। तो सवाल ये आता है कि जब पीसफुल लोग निकलते हैं उनको आप मारते हो, जब वायलेंट लोग निकलते हैं उनसे मुआहदा साइन करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक पार्टी बाहर निकल के आपके 10-12 पुलिस वालों को ऑन एवरेज हर साल मार के घर चली जाए, आप उसके साथ सीट एडजस्टमेंट भी करो, मुआहदा भी करो, इलेक्शन भी लड़वाओ उसको। इज़ इट पॉसिबल इन एनी सिविलाइज कंट्री? नो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अब इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर एकेडमिक्स की तरफ देखना है या पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ देखना है या रिसर्च का काम देखना है, तो जो सबसे बेहतर एनालिसिस करता है ना बंदा, उसका नाम है एनातोल लीवन, और उसकी किताब है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री विच यू मस्ट रीड। और उसका जो सेंट्रल थीम है ना वो ये है कि पाकिस्तान इज़ अ नेगोशिएटेड स्टेट, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। और वो कहता है कि ये ऐसी रियासत है जिसमें मुख्तलिफ़ किनशिप ग्रुप्स बैठे हुए हैं, यानी कि ताकतवर गिरोह बैठे हुए हैं, और हर ताकतवर गिरोह की ना एक ताकत है उसके हाथ में वायलेंस करने की। सो देयर कैपेसिटी ऑफ वायलेंस मेक्स देम अ वेरी क्रूशल प्लेयर। तो 15, 20, 30, 40, 50 ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनको इकट्ठा करके एक रियासत बनाई हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब उसमें बरेलवी हल्के भी हैं, देवबंदी हल्के भी हैं, उसमें एथनिसिटीज़ भी हैं, उसमें अराई बरादरी भी है, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है। उन सबको एक जगह नेगोशिएट करके बिठाया हुआ है, इसका नाम पाकिस्तान है। और जिस भी ग्रुप की जो नेगोशिएट करने की ताकत ज़्यादा है ना स्टेट से, वो स्टेट के रिसोर्सेज भी ले सकता है, इन्फ्लुएंस भी ले सकता है। जिसकी नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो बात ये है कि इनके ऊपर वो कहता है, अनातोल लीवन ये कहता है कि जब भी लॉ अप्लाई करना होता है किसी पे, तो पहले पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि इसकी नेगोशिएटिंग या वायलेंस करने की पावर क्या है। अब अगर आपने TLP पे लॉ अप्लाई करना था, बंदे मारने का, अमलाक को नुकसान पहुंचाने का, सड़कें बंद करने का, तो पहले आपने उनकी स्ट्रीट पावर वायलेंस की देखी है, तो आपने उससे अंदाज़ा लगाया कि ये तो नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई लॉ उन पे अप्लाई नहीं हो सकता। जब स्टूडेंट्स निकलेंगे, जब ख़वातीन निकलेंगी, तो उन पे कोड़े क्यों चलेंगे, उनको क्यों मारा जाएगा? क्योंकि उनकी कैपेसिटी ऑफ वायलेंस कम है।
तो बात ये है कि ये तो मैक्स वेबर जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो स्टेट को डिफ़ाइन ही इस तरह किया है कि स्टेट हैज़ अ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ वायलेंस। रियासत वो होती है जो कि कानूनी तरीक़ाकार से ताकत का इस्तेमाल कर सके, और जब कानूनी तरीक़ाकार से हट के ताकत के इस्तेमाल की जो फ्रेंचाइज़ है वो किसी और के पास चली जाए तो रियासत फिर नहीं रहती। तो आप अगर देखें कि TLP के पास असल लेजिटिमेट यूज़ ऑफ वायलेंस या इललेजिटिमेट यूज़ ऑफ वायलेंस जो है, तो मोनोपोली ऑन वायलेंस की जो टर्म है वो तो TLP के पास है। जब दिल किया वायलेंस किया, घर चले गए। सो TLP इज़ मोर ऑफ अ स्टेट दैन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। रियासत पाकिस्तान से बड़ी ताकत तहरीक लब्बैक है, क्योंकि वो मिनिस्टर्स को भी फारिग कर सकती है, अपनी मर्ज़ी के मुआहदे भी करवा सकती है, अपने बंदे भी छुड़ा सकती है। तो कल की खबर है कि गवर्नमेंट ने 4th शेड्यूल जो टेररिज्म के चार्जेस होते हैं उससे इनके बंदों को निकाला, जेलों से रिहाई करवाई उनकी, जो मुतालबा था वो मान के उन्हें कहा कि आपकी मेहरबानी, खुदा का वास्ता है, घर जाओ। और हमने देखा कि इतने पुलिस वाले जो मरे, वो सारा कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। कौन इंसाफ देगा उन सबको जिनके घर उजड़ गए हैं इस तरह से, जिनके बच्चे रो रहे हैं कि हमारे बाप चले गए हैं बग़ैर किसी रीज़न के। जब भी कोई मसला होता है पुलिस फोर्स को आगे कर देते हो। तो ये चीज़ है कि अगर आप देखें तो आप सोचते ही होंगे कि यार ये लोग क्यों इतने मोटिवेटेड हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े जत्थे बना के हर साल बाहर किस तरह आ जाते हैं, इतने एफिशिएंटली एग्रीगेट कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये है क्राउड साइकोलॉजी। जत्थों की जो साइकोलॉजी होती है ना, उसमें इंसान नहीं होते, वो ईंटें होती हैं जो एक दीवार बनाती हैं, और उसमें इंडिविजुअल सोच कोई नहीं होती, इनफरादियत नहीं होती। आप अगर देखें तो कोई ऐसा इंसान सड़क पे निकल सकता है 10 दिन के लिए जो नौकरी करता हो, जिसके स्टेक्स हों, जिसका प्रॉपर्टी का कारोबार हो, जिसका कोई बिज़नेस हो, या जिसकी इकनॉमिक एक्टिविटी कोई ज़िंदगी में चल रही हो, नहीं निकल सकता। मैं अगर एहतजाज करने 10 दिन जाऊँ, पीछे से दफ्तर वाले मुझे निकाल देंगे। तो ये कौन निकलते हैं सड़क पे बाहर जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं? सारे के सारे वो हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू डू दिस वायलेंस ऑन स्ट्रीट्स। उनको कभी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं थी। जब वो जत्थे बना के बाहर निकलते हैं, पुलिस उनके आगे लग के भाग रही होती है, एक इशारा करते हैं गाड़ियाँ रुक जाती हैं, एक इशारा करते हैं दुकान बंद हो जाती है। दे फील अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, रिकग्निशन मिलती है उनको। जो फ़िलासफ़र है फ्रेडरिक हीगल, उसकी सेंट्रल फ़िलासफ़ी है, वो थाइमोस का टर्म यूज़ करता है, और वो कहता है कि इंसान के जिस्म का और उसकी इंस्टिंक्ट का हिस्सा है ये स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन, कि इंसान पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद करता है अपनी। तो ये पहचान मिलती है इनको, खुशी, डोपामिन रिलीज़ होती है इनके माइंड्स में जब ये सारे जत्थों की शक्ल में बाहर निकल के चीज़ें तोड़ते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर सैडिस्टिक एंड दे इन्जॉय दिस वेरी एक्सपीरियंस एवरी सिंगल ईयर, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास ना नौकरी, ना गाड़ी, ना अच्छा पार्टनर, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं है। एक ही बार इनको साल में इंपॉर्टेंस मिलती है जब ये डंडा उठा के बाहर निकलते हैं। तो स्टेट ने इन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। दैट इज़ वाई दे हैव बिकम अ फ्यूल ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस एंड दिस प्लंडर दैट दे डू एवरी सिंगल ईयर। तो हम आपको समझाते रह गए, सालों से कहते रह गए कि अगर आप मज़हब के अंदर सियासत को घुसाओगे और सियासत चमकाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल करोगे तो ऐसा बैकलैश आएगा कि आपकी पूरी रियासत के सतून हिल जाएंगे। बाज आ जाओ इससे, नहीं समझ आती किसी को। यही शेख रशीद साहब, यही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, यही PTI ये कह रही थी कि हमने जाना था इनके धरने में TLP के। शेख रशीद साहब का क्लिप मौजूद है, मैंने 2 वीडियोज़ इस पर की हुई हैं। एक TLP की हिस्ट्री पे आप पूरी देख सकते हैं, दूसरी वीडियो मैंने की थी लाहौर राइट्स के ऊपर के फ़ाइनल सोल्यूशन क्या है इस मामले का। मैं इस पर बहुत बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो उस सब के बावजूद समझ नहीं आई। ये सारे वो लोग हैं जो TLP से फ़ायदा उठा रहे थे अगेंस्ट नून लीग के वोट तोड़ने के लिए इस पार्टी को बनाया। आज आपकी रियासत के सर पे ये मुसल्लत हो चुकी है। आज इससे जान छुड़ाने की कैपेसिटी आपकी रियासत के हाथ से भी निकल गई है। पहले तो देवबंदी फैक्शन को आपने एम्पावर किया था अपने गोल अचीव करने के लिए, अब आपने बरेलवी फैक्शन एम्पावर किया है, और बरेलवी इसकी परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। अब आपने वो आग लगाई है जो इतनी देर तक जलेगी कि आपकी रियासत को भी वो बीच में जला सकती है आसानी से। तो देखना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियर स्टेट 10,000 के जत्थे के आगे हर बार सरेंडर कैसे कर देती है। क्या सिक्योरिटी लैब्स है यहाँ पे। हमेशा से अपीज़ करते आए हैं इन लोगों को, लेकिन अपीज़मेंट हल नहीं है। तमिल टाइगर्स के बारे में पढ़ लें, श्रीलंका ने किस तरह डील किया उनसे।
अगर नेगोशिएट करते रहोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप हिटलर के बारे में पढ़ लें, अपीज़मेंट की जब पॉलिसी थी यूरोप की, कि वो कह रहे थे कि नेवल चैम्बरलेन जब यूके का प्राइम मिनिस्टर था तो उसकी अपीज़मेंट पॉलिसी थी, वो सोच रहा था वाकई हिटलर को कुछ ज़मीनें, जर्मनी की पुरानी ज़मीनें चाहिए होंगी, इसलिए ये हमले कर रहा है मुल्कों पे। लेकिन चर्चिल ने आके कहा कि नहीं, इस बंदे से बात नहीं होगी, बस चाहे हमारा मुल्क तबाह हो जाए, चाहे सारे फ़ौजी मार दे, वी विल फाइट एंड वी विल किल एंड मिटिगेट एंड डिस्ट्रॉय दिस ईवल कॉल्ड हिटलर एंड हिज पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। हमें भी अपीज़मेंट से जान छुड़ानी पड़ेगी। जब तक अपीज़ करते आओगे इनको, हमेशा आपका नुकसान होगा। इनको फंड कर लो, फैसिलिटेट कर लो, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइट दीज एलिमेंट्स, एंड इफ़ यू डू इट सूनर यू कैन सेव दिस स्टेट, अदरवाइज इट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द डॉग्स। थैंक यू। सो जैसा आपने देखा अभी वीडियो में, कोलाज में, कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, और जो सोल्यूशन है वो फ़िलहाल इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से और ज़्यादा डिले हो रहा है, उसके ऊपर उसमें देरी आ रही है। सो अब ऐसा करते हैं कि हम आगे प्रेजेंटेशन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि असल में अभी तक हुआ क्या है पिछले 3 साल के अंदर। मैं 3 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीटीआई की सरकार इमरान खान साहब की काफ़ी प्रोमिसेस के साथ में आई थी, बड़ी एस्पिरेशंस के साथ में आई थी। सो अगर जो पाकिस्तान के अंदर सियासत है वो इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदों के साथ में और बड़ी सपोर्ट के साथ में अगर ये इस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो फिर समय बताएगा कि आगे और क्या सोल्यूशन है, क्योंकि इस समय सियासत के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, मसाइल हैं, और जो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में बहुत कम हार्मनी है, उनके बीच में बहुत कम बातचीत है। ऑपोजिशन भी इस समय काफ़ी चैलेंजेस में है, और साथ में जो पीटीआई की सरकार है वो भी इस समय काफ़ी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। तो देखते हैं कि इकोनॉमिकली डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअली क्या हुआ है, सो दैट कि एटलीस्ट ये तो पता लगे कि प्रॉब्लम असल में है कितनी बड़ी और क्या प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर आने वाला समय बताएगा कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की क़यादत क्या करती है, किस तरह से इसको, इन मसाइलों को फिक्स करती है और किस तरह से इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। तो शुरू करते हैं। सो असल में प्रॉब्लम है क्या? सो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो उतना ग्रो नहीं किया। जैसा आप देख सकते हैं कि 2016 से 2016 से 2017 के बीच में 304.5 बिलियन डॉलर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो वैल्यू थी उसकी, वो 9.3% इंक्रीज़ हुआ था। फिर उसके बाद में 2017 से 2018 के बीच में वो ड्रॉप होके 3.5% पे आ गया, 314 बिलियन डॉलर ही इंक्रीज़ हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ है कि 2018 की अगस्त में के महीने में पीटीआई की सरकार आई, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ा शार्प डिक्लाइन हुआ है। तो जो वैल्यू है, जो फिगर है, वो 314 बिलियन पे पीक करी थी और वो ड्रॉप करके चली गई है 278 बिलियन पे 2019 तक, 2018 से 2019 के बीच में। और फिर वो वैल्यू फर्दर ड्रॉप हुई, इसमें गिरावट आई 2019 से 2020 के शुरू में। सो ये डेटा मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डेटा है ये मार्च तक का है। अप्रैल से नया साल काउंट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ये वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान सकते हैं कि 2020 के मार्च तक का डेटा है। जो असल में कोविड-19 की सिचुएशन के बाद में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है सारी दुनिया में, जो पाकिस्तान में भी आया है, वो इसमें अभी डेटा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 2020 के मार्च के बाद वो डेटा 2021 के एंड में या 2022 के मार्च तक वो डेटा पब्लिश होगा। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि कोविड-19 जब फुल स्विंग में आ गया था मार्च अप्रैल के आसपास, ऑलरेडी इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। 2 साल के अंदर मेजर डिक्लाइन था, और ये मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो डेटा आएगा तो ये और भी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट होगी। तो ये एक फैक्टर है, ये एक डेटा है
जो बताता है कि डिक्लाइन ग्रोथ इंजन के अंदर नहीं हुआ। परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जीडीपी की बात करें तो वो आप देख सकते हैं कि जो गिरावट है वो बहुत शार्प हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से हुई है। और जो इंक्रीज़ है वो 2018 के अगस्त से पहले ही 0.3-0.28% ही ग्रो कर रहा था, यानी कि जो डिक्लाइन है वैल्यू में वो शार्प है, काफ़ी बड़ी है, और जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो थी पहले से ही। इमरान खान की सरकार के आने से पहले, पीटीआई के आने से पहले ही बहुत स्लो थी। सो 2018 से 2019 में बहुत बड़ा ड्रॉप आया 4.85% का। अब ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से था, पॉलिसीज़ की वजह से था। इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं अभी तक 3.5 साल सरकार पूरी करने के बाद, वो ये बोल रहे हैं कि खसारा पीछे से जो दिया गया है, जो वैक्यूम दिया गया है, जो डेफिसिट दिया गया है, वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन मानने वाली बात यह है कि ये डेटा पिछले 4-5 साल का है। आप देख सकते हैं कि वो सेम डेफिसिट पहले भी था, लेकिन ग्रोथ हो रही थी, थोड़ी हो रही थी, धीमे हो रही थी, लेकिन हो रही थी। ये तो डिक्लाइन है हुई है मेजर। सो ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिसीज़ गलत इख्तियार करी गई हैं, ली गई हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कंपाउंड हुई है, बढ़ी है। और ये फर्दर डेटा बताएगा कि 2020 के बाद में, मार्च के बाद से अभी तक वो कितना बड़ा गैप हुआ है। तो वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है। वो डेटा मेरे ख्याल से आने वाले कुछ समय में पता लगेगा कि वो क्या है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ये तो क्लियर हो गया। इन्फ्लेशन जो आम लोग हैं पाकिस्तानी, उनके लिए एक जो महंगाई है वो 9% पे है। ये डेटा और आगे हो सकता है कि डेटा की वैल्यू बड़ी हो। फ़िलहाल ये अभी 9% ही दिखाया जा रहा है। बताएगा समय कि ये कितना बनता है, क्योंकि आगे आने स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये नंबर ऊपर जाएगा। और इमरान खान साहब ने अभी पीछे करीब एक हफ़्ता पहले या 4-5 दिन पहले चैनल पे न्यूज़ में आके पूरा अपना फाइनेंशियल डेटा दिया है, और उन्होंने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी और फ्यूल और एलएनजी और फ्यूल के अंदर हमारे को और नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वो क्या है, मेरे पास वो डेटा है, मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो कमोडिटी की जो आम फूड और जो डेली कमोडिटीज़ हैं, खान पीन की जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत मेजर वनरेबिलिटी है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, और ये बढ़ने वाला है बिकॉज जो पॉलिसीज़ इख्तियार करी हुई हैं और जो स्टेप्स लिए गए, मेजर्स लिए गए हैं, वो इस चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मार्च के बाद ही ये डेटा थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू होगा। अगर आप इमरान खान साहब की जो लास्ट की जो प्रेजेंटेशन थी, जो उन्होंने न्यूज़ में आके जो चैनल्स के ऊपर बोला था, उस महीने से आप माने तो अभी आने वाले 4-5 महीने पाकिस्तान में बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। तो जैसा आपने अभी पिछली स्लाइड पे देखा, हमने पाकिस्तानी जीडीपी, पाकिस्तानी ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे बात करी। इस स्लाइड के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की और मैन्युफैक्चरिंग की, और क्या कोरिलेशन है इसका ओवरऑल ग्रोथ से, जीडीपी से और इन्फ्लेशन से। सो जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर कि प्रीवियस स्लाइड, पिछली स्लाइड पे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन जो अभी रिपोर्ट हो रहा है वो 9% डेफिसिट पे हो रहा है, यानी कि 9% इंक्रीज पे हो रहा है। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 9% बढ़ गई है। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है, उसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो पैटर्न है वो क्या है। सो पहले हम देखते हैं कि 2016 से 17 के बीच में, 17 में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 25.15 बिलियन, यानी कि करीब 1.32% डिक्लाइन हुआ था।
और फिर वो इंक्रीज होके 2017-18 में 12% सॉरी अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हुआ, तो 28.22 बिलियन का यूएसडी का एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया 2017-18 में। 18 से 19 में फिर वो डिक्लाइन हुआ है 0.25%, और फिर उसके बाद में 19 से 20 के बीच में बड़ा शार्प डिक्लाइन है अबाउट 10.29%, यानी कि जब 2016-17 के अंदर आप देखेंगे $25 बिलियन है, और वो 3 या 4 साल के बाद घूम फिर के वहीं पर वापस आ गया 25 बिलियन के आसपास। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर और ये जो डेटा है, ये डेटा बेसिकली जो आपका कोविड-19 का सिचुएशन है जो अर्ली 2020 में शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल के आसपास, उस तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी पाकिस्तान करीब 10.5% का डिक्लाइन दिखा रहा है कोविड के पहले 2 साल के अंदर 2018 ऑनवर्ड्स, और फिर उसके बाद में अभी डेटा अवेलेबल नहीं है फ्रॉम 2020 मार्च से ऑनवर्ड्स। तो आप मान सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस है और पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली काफ़ी बड़ा प्रेशर है, तो ये एक्सपोर्ट्स और रिड्यूस हुए होंगे। डेटा जब अवेलेबल होगा तो वो नज़र आएगा। सो मान सकते हैं कि ये जो है ये 2016-17 से नीचे चला गया है डेटा, ओवरऑल जो डिक्लाइन है। नाउ ये एक एस्पेक्ट है, ये एक पिक्चर है, ये एक डेटा का एनालिसिस है, व्यू है। उसके कंपैरिजन में इंटरनली विद इन पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका आउटपुट का स्टेटस क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो सर्विसेज से है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर से है, कुछ भी है, तो उसका कोरिलेशन जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट में कहीं ना कहीं चैलेंज है। क्योंकि आप ये देख लिए कि 3 ही चीज़ें हैं। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको इंटरनली कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप इंटरनली कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, उसके अलावा जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत कम हो गया है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी डिक्लाइन है, तभी जो उसकी वजह से इंटरनली विद इन कंजम्पशन जो है पाकिस्तान में भी पुअर है और एक्सपोर्ट में भी पुअर है। तो वो भी देख लेते हैं। तो डेटा ये कहता है कि 2016-17 में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इनपुट आउटपुट है, यानी कि जो पाकिस्तान इंटरनल कंजम्पशन के बाद में के लिए जो मैन्युफैक्चर कर रहा था वो करीब 8.5% के आसपास इंक्रीज था उसका, राइट। 2016 से 2017 के बीच में आप देखिए 36.54 बिलियन का कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान का कर्जा ना हो, जो इस समय 95% उसकी जीडीपी के अगेंस्ट है, तो आप देख सकते हो कि जो उसकी एक्सपोर्ट है और वो करीब 25 बिलियन के आसपास थी इस साल में, लेकिन जो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग है, जो आउटपुट है वो 36.54 बिलियन है, यानी कि करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन क्योंकि कर्जा और सूद और ब्याज बहुत ज़्यादा है तो वो पैसा सारा उस डेट सर्विसिंग के अंदर जा रहा है, तो इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये 2016-17 की कहानी है। फिर आप देखेंगे 2017 से 2018 के बीच में ये बढ़कर 36.54 बिलियन से 38.33 बिलियन हुआ, 4.88% का इंक्रीज हुआ 2017-18 में। इस टाइम पे ही पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की सरकार क़यादत में आई और उन्होंने हल्फ संभाला पाकिस्तान का। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद में 2018 में 9.5% का ड्रॉप है, और फिर 2019 से 20 के बीच में 12.14% का ड्रॉप है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने पीटीआई की सरकार के आने के बाद में करीब 21 से 22% का ड्रॉप किया है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सो इससे, और ये डेटा कोविड से पहले का है, अभी तीसरे साल का अगर डेटा आप इसमें ऐड करोगे तो माशाल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह, कुछ डेटा कुछ और ही होगा, मतलब एस्टोनिशिंग, आई ओपनर होगा ये। सो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो उसने मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट को डिक्लाइन में किया है, नेगेटिव इम्पैक्ट किया है रादर देन पॉजिटिव इम्पैक्ट।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इंटरनली $6.5 बिलियन का नुकसान कर रहे हो, यू नो, इन कंपैरिजन टू 2016-17 आप $6.5 बिलियन का कम मैन्युफैक्चर कर रहे हो। उसके ऊपर से आपका एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा, राइट, उसके अंदर भी मैसिव डिक्लाइन है। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, अंदर के लिए खपत है, यानी कि इंटरनली पाकिस्तान के लिए इनफ बन रहा है, डिक्लाइन है उसके अंदर, और ना बाहर से पैसा कमा रहे हो, तो इन्फ्लेशन और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ऊपर जाएगी, और ये वो दिखा रहा है डेटा। सो अब देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के नामी ग्रामी, वो क्या कह रहे हैं, और वो सरकार का ध्यान किस तरह आकर्षित कर रहे हैं, इस तरह फोकस कर रहे हैं, वो देखते हैं। सो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन है एक्सपोर्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिसका जीडीपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आपके एक्सपोर्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी जीडीपी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो इसमें क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ेंगे, आपकी इंटरनली कंट्री के अंदर जॉब्स इंक्रीज होंगी, और जो प्रोडक्टिविटी है ग्रोथ की वो भी बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ये डेटा दिखा रहा है कि ये डिक्लाइन में है, और मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइन में है, अप अटिल 2020 के अप्रैल तक। 20 से 21 का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए बताया नहीं आ सकता। अब इमरान खान साहब अभी 4-5 दिन पहले, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे बोला कि टीवी पे आके उन्होंने सारी पूरे पाकिस्तान को किया, टीवी पे एड्रेस किया, तो उसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि कोविड था, कोविड की वजह से सारी दुनिया के अंदर नुकसान हुआ, दुनिया भर की उन्होंने बातें करी हैं, पर सच्चाई है कि उनके आने के बाद पहले ही 20-22% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट था, और डिक्लाइन था उनके एक्सपोर्ट के अंदर। तो मतलब वो ठीक है, कोविड की सिचुएशन सारी दुनिया में आई है, बट ये चीज़, ये जो डेटा है, डेटा सच बोलता है, डेटा सच्चाई बताता है, दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर उनकी खामियां हैं उनकी सरकार की, जिसकी वजह से ये सिर्फ प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के लिए कंपाउंड हुई है। और वही चीज़ हसन बेग साहब, जो काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो बता रहे हैं कि कंज्यूमर की जो इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कि जो बताती है कि कंज्यूमर का ट्रेंड किधर है, क्या खर्चा पानी करने के लिए पैसा कितना घूम रहा है मार्केट के अंदर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उनका कंज्यूमर का बेसिकली क्या है मूड, उनका किस तरफ, उनकी क्या इंडेक्सेस क्या दिखा रहे हैं कि किस तरफ कंज्यूमर का ट्रेंड है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बेसिकली बात करता है सेंसिटिव मटेरियल की, कमोडिटीज़ की, क्रिटिकल आइटम्स की, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें और बड़े डीलर्स में होलसेल के अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है इंडेक्स की। तो ये रिटेल से पहले का व्यू होता है, ये बताता है कि भाई आपकी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर कितना धंधा बिजनेस हो रहा है ना। ये तीनों इंडेक्स बेसिकली बताते हैं कि मार्केट का हाव भाव क्या है। सो ये चीज़ें तीनों दिखा रही हैं, वो बोल रहे हैं कि तीनों इंडेक्स जो हैं वो उन्होंने इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि 70 साल की पाकिस्तान की क़यादत में ऐसा नहीं हुआ कि ये तीनों इंडेक्स के अंदर इतनी बुरी हालत हो। और वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि इसका ही नतीजा है कि शुगर जो है, चीनी, वो 83% बढ़ गई है कंपैरिजन में। आटा जो है 50% प्राइस बढ़ा है, चिकन अभी 60% पे है, बीफ 50% पे है, ऑयल भी है जो एडिबल ऑयल, यानी कि जो घी है, घी तेल जो है खाने पीने के लिए जो यूज़ होता है, वो उसमें 133% की बढ़ोतरी आई है पिछले 3 साल के अंदर। नाउ बात ये है कि ये सारे जो इंडेक्सेस है ना, ये ट्रेंड बेसिकली इन सब पैरामीटर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जीडीपी के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के ऊपर। यही ट्रेंड बनाते हैं इन्फ्लेशन का, और ये बता रहा है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। ये डेटा सारा प्री कोविड है, सो कोविड के बाद पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इन सब पैरामीटर्स के ऊपर अच्छी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट हुआ है, तो पाकिस्तान कुछ ऐसा निराला नहीं किया उन्होंने कि ये बहुत बढ़िया होगा। उसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं आम, जो
ये कोविड के अलावा जो दवाइयाँ हैं वो उनका भी सेम वही हाल है जो आटे का, गेहूं का, दाल का, दूध का है। ये सारी चीज़ें अनअफोर्डेबिलिटी, यानी कि जो आम पाकिस्तानी है उसकी ज़रूरत से, उसकी पहुंच से बाहर निकल गया है और बिल्कुल बहुत बुरी हालत है इस एरिया के अंदर। तो ये अगर इसको फिक्स करना है तो दो तरीके हैं फिक्स करने के। एक कि सस्ते में सामान उठाया जाए, राइट, चीपर प्राइस के ऊपर कहीं से इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि आपके पास में इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है कि आप उसको औने पौने दामों पे खरीदो। दूसरा, या फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान दो। अब अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की इस समय पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल जो सरकार है, गवर्नमेंट है, क़यादत है इमरान खान साहब की, वो बहुत ही इस समय घिरी हुई है बड़े इंटरनल मसाइलों से। तो इन चीज़ों के ऊपर ये सारे शॉर्ट टर्म फोकसेस नहीं हो सकते इनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ करो कल कुछ हो जाएगा। इनके ऊपर टाइम लगता है इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इतना केओस हो, तो उसके अंदर ये चीज़ें तो और भी ज़्यादा टाइम लेती हैं फिक्स होने में। सो बेसिकली यही डेटा का वो है। और सबसे बड़ी जो बात है जो मतलब कि हैरान करने वाली है वो ये है कि अब इस समय पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान का जो कर्ज है वो उसकी कमाई के 95% के आसपास आ गया है। यानी कि पाकिस्तान की अगर जीडीपी अगर है तो जो उसका कर्जा है वो 95%, यानी कि 95% उसके बराबर कर्जा हो गया है। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप मान के चलो कि आपके पास 95 रुपये का कर्जा है। अब 95 रुपये का कर्जा आपको उतारने की जरूरत नहीं है, पर 95 रुपये के कर्जे के ऊपर 100 रुपये में से आपको उसका ब्याज भी देना है, सूद भी देना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं ना, ये सब आउट ऑफ द विंडो चले आते हैं, सब बिल्कुल बुरी हालत में चले आते हैं। तो ये उसी का नतीजा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं ये पोजीशन की वजह से। तो ये जैसे कंटिन्यूशन है इन कंपैरिजन टू जो पिछली स्लाइड थी। और अब अगली स्लाइड के ऊपर हम बात करेंगे कि इसका ओवरऑल इन सब पैरामीटर्स का जो हमने इन 2 स्लाइडों पे बात करी है उसका पाकिस्तानी रुपए पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट क्यों और किस हालत तक पाकिस्तानी रुपए पे इम्पैक्ट हुआ है पिछले 3 साल के अंदर, और आने वाले समय का ट्रेंड क्या बता रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान अदर कंट्रीज, जैसे भारत है, हिंदुस्तान के अंदर इसी टाइम के ऊपर, इसी कोविड-19 की सिचुएशन में, ग्लोबल पेंडेमिक में पाकिस्तान इंडियन रुपी क्या कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और फिर पाकिस्तानी और इंडियन रुपी के बीच में क्या पोजीशनिंग हो रही है, उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है पॉलिसीज़ के ऊपर, किस तरह से सरकार दोनों कंट्रीज में चल रही हैं और किस जगह पे फोकस है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पर और डिटेल में बात करते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि जो अमेरिकन डॉलर है उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपये की क्या पोजीशन है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये चार्ट करीब 2013 से और 2021-22 के आसपास का व्यू है। जैसा आप देख रहे हैं कि 2018 तक करीब 4 या 5 साल तक कंसिस्टेंटली पाकिस्तान का जो रुपया है वो 100-110 के बीच में कि चल रहा था। 10 रुपये का उतार चढ़ाव एक्सेप्टेबल है 5-6 साल के अंदर। ये इंडियन रुपये के साथ भी यही पोजीशन है, हुआ है और हो रहा है। वो चैलेंज नहीं है। मसला ये है कि ये जो रुपया है पाकिस्तानी, इसके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है। इसका मतलब ये है कि एक अमेरिकन डॉलर के लिए पाकिस्तान को 110 रुपये तक, 100 से 110 रुपये तक देने पड़ रहे थे, यानी कि वो उसकी कॉस्ट थी एक अमेरिकन डॉलर की। अब हुआ क्या है कि 2018, और ये डेटा बिल्कुल फैक्चुअल है, आप जाके इसको चार्ट पे चेक कर सकते हैं किसी भी फॉरेक्स साइट के ऊपर। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से निकाला है डेटा पिछले 8 या 9 साल का। आप देख सकते हैं कि 2018 के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बढ़ने लग गई, घटने लग गई, और अमेरिकन डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ने लग गई। ये कंसिस्टेंटली चला है
और इस समय आज का डेटा है ये 175-176 रुपये पे ये रुका हुआ है। जो ट्रेंड है, क्योंकि मैं फॉरेक्स पढ़ता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई रिवर्सल नहीं है। कोशिश करी गई थी इसकी वैल्यू को ड्रॉप करने की, डॉलर को, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एवरेज है ये ट्रेंड की, ये यहाँ पर क्रॉस करके वापस चली गई है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू और गिरी है और गिरेगी। ये पिछली जो वैल्यू है इन फॉरेक्स चार्ट, आई एम श्योर कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि अगर वैल्यू ऑफ द चार्ट और यह बार जो मार्केट है वो अगर पिछली वाली हायर हाई से हाई चला जाए, यानी कि पिछली बार जितना ऊंचा गया था उससे भी ऊपर चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा रेजिस्टेंस आया पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू के अंदर। पाकिस्तानी रुपए ने वापस खींचने की कोशिश करी डॉलर को, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वापस पुशबैक किया। तो ये जो रेड वाले बार्स हैं ये सारे वो हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए डॉलर की प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो ग्रीन बार हैं ये वो बार हैं जो पाकिस्तानी रुपए को यानी कि डीवैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, या और ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए को डॉलर को और बाय कर रहे हैं या डॉलर की वैल्यू को और इंक्रीज कर रहे हैं। सो ये बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कंपटीशन चलता है चार्ट्स के अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड टूट गया है। ये वाला जो हाई है ये पिछली बार की हाई से ऊपर चला चुका है, और कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये किसी तरह से नीचे आएगा वापस और वैल्यू पाकिस्तान के रुपए की इम्प्रूव होगी। अब ये डेटा करीब पिछले 4 या 5 महीने का है, और आप देख सकते हैं कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये वाला जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड बेसिकली ये बताता है कि पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू ऊपर गई और फिर सेलर्स ने कोशिश करी वापस नीचे लाने की उस बार को, और वो बार फिर वापस ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड और एनालिसिस है वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो भी और डी वैल्यू होगी, वो और गिरेगी, उसमें और गिरावट आएगी, और जो डॉलर है वो और महंगा होगा पाकिस्तानी रुपए की एवज में। सो ये बेसिकली ट्रेंड है। ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कि इट इज़ स्टिल ट्रेंडिंग वेरी पावरफुल, और उस तरह से इसकी वैल्यू पर बढ़ रही है। नाउ अगेन रीज़न क्या है? सेम, इन्वेस्टर्स और जो फॉरेक्स मार्केट है उसके अंदर ये जो वैल्यू है शार्प ड्रॉप इसीलिए है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वो भी लूमिंग हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वो भी बिगड़ने की कगार पे हैं। और इन्फ्लेशन आपको पता ही है, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि सप्लाई के क्राइसिस हैं और एनर्जी क्राइसिस हैं, जो हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। सो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और आप क्लियरली देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर कि ये 2018 से ट्रेंड शुरू हुआ है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो दे हैव टू रियली सिट डाउन एंड थिंक कि व्हाट इज इट दैट दे हैव टू डू टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, राइट। अब चलते हैं। सो ये जो स्लाइड है ये सिर्फ आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी बड़ा टर्मोइल चल रहा है। जो फैक्शंस हैं वो, जैसे आपने पिछली वीडियोस में सुना कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, काफ़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। सो ये सब जो इश्यूज हैं ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर, और जो सरकार है वो इस समय काफ़ी परेशान है, काफ़ी हेल बाउंड है इसको फिक्स करने के लिए, लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जितने भी पॉलिटिकल फैक्शंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं पीटीआई की सरकार के अगेंस्ट, और ऐसा लगता है कि जो इंस्टेबिलिटी है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ये जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक इन्वेस्टर्स को नज़र आएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, ऐसे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ़ नहीं है, ठीक नहीं है। और ये जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक जो कस्टमर कॉन्फिडेंस है वो वापस नहीं आएगा। तो ये इश्यूज को पाकिस्तान को रिजॉल्व करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो ये सिचुएशन इज़ ओनली गोइंग टू गेट हार्ड एंड इज़ ओनली गोइंग टू गेट डिफ़िकल्ट। परेशानी बढ़ेगी पाकिस्तान के लिए। सो ये एक सिचुएशन है और ये फ्यूल टू द फायर ऐड कर रही है प्रॉब्लम के अंदर, कंपाउंड कर रही है प्रॉब्लम को। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पहले ही इन्फ्लेशन, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई है, उसके अलावा ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इस तरह का जो माहौल है वो और ज़्यादा उस चीज़ को डैमेज कर रहा है, उस चीज़ को और ख़राब कर रहा है। सो ये एक और फैक्टर है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि जब ये प्रॉब्लम चल रही है इस समय पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस की, तो इस समय अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की जो रुपये है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का, वो किस कदर उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये जो ट्रेंड है ये एवरेज है, और यहाँ पर ये मैकडी का जो चार्ट है ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो रुपया है वो हिंदुस्तानी रुपये के अगेंस्ट बहुत शार्पली ड्रॉप किया है उसने। और ये ट्रेंड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी रुपये ने कोशिश करी वापस आने की, फिर पुशबैक हुआ, और ये फिर से जो ट्रेंड है वो ये बोल रहा है कि इट इज़ गोइंग टू गो फर्दर डाउन। सो जो लास्ट लोअर लो था, यानी कि पिछली बार जो लोएस्ट पॉइंट पे आया था इंडियन रुपी के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी, वापस उसी कगार पे आ गया है 2018-19 के आसपास। और उस समय पे आप देख सकते हैं मैकडी के अंदर की जो एवरेज है, जो चार्ट है वो ये दिखा रहा है कि काफ़ी लोअर एवरेज पे, जितना ज़्यादा इस लाइन से दूर होगा इसका मतलब है कि ट्रेंड हैज़ टू रिवर्स। एक लिमिट तक ही एक करेंसी ड्रॉप कर सकती है इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी हो रही हो। सो आप देख सकते हैं कि 2018-2019 से ये ट्रेंड शुरू हुआ, बहुत पावरफुल ड्रॉप्स हैं, और उसके बाद में फिर ये वापस तोड़ नहीं पाया, उस चीज़ से आगे नहीं निकल पाया, और फिर वापस वो रिवर्सल शुरू हो गया। तो अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ ड्रॉप इस लेवल तक आता है तो आप मान सकते हैं कि ये वाला जो चार्ट है ये इसको ब्रेक करके और नीचे को जाएगा। और कोरिलेशन, सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये दिखाता है कि एक करेंसी जो वैल्यू अपनी ड्रॉप कर रही है वो और ज़्यादा दूसरी करेंसी के अगेंस्ट बैठी है और उस कंपटीशन में काफ़ी पीछे है, क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ट्रेड हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से ये जो ड्रॉप है ये और फर्दर ड्रॉप ये शार्प होगा, ये और गैप बढ़ेगा इसके बीच में। इसका ये बेसिकली मतलब है कि एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और दूसरी कंट्री के अंदर चैलेंजेस की वजह से सिर्फ वैल्यू ड्रॉप हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो है, काफ़ी डिले हो रहा है उसके अंदर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो है ये USD वर्सेस INR, ये मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि आप लोग सब सोचेंगे कि बहुत बायस व्यू है, पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, लेकिन इंडिया का भी तो रुपया डॉलर के अगेंस्ट ड्रॉप कर रहा है अपनी वैल्यू, तो वो क्यों नहीं दिखाया। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड डाली, मैं खुल के बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये 2010-2011 से आप देख सकते हैं कि वैल्यू बढ़नी शुरू हुई डॉलर की, और इंडियन रुपी की बढ़नी शुरू हुई, और आप देख सकते हैं कि 2013-14 के आसपास मोदी सरकार आई, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू फिर भी कंटिन्यू हो रही है। लेकिन फ़र्क इतना है, फ़र्क इसमें ये है पाकिस्तानी चार्ट के कंपैरिजन में, कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जो वैल्यू और डिवैल्यूएशन जो हो रही है रुपये की अगेंस्ट डॉलर, वो सिर्फ आप देख सकते हैं कि 74-75 रुपये से ऊपर नहीं जा रही। ये कई बार कोशिश हुई है इस एरिया के अंदर कि वो डिवैल्यू हो, लेकिन
आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 10 रुपए के अंदर ही खेल बदल हो रहा है पूरा, यानी कि यू नो फ्रॉम 2013-14 ऑनवर्ड्स 65 रुपए से लेकर, और ये यहाँ से 65 रुपए से लेकर और 74-75 रुपए के बीच में ही घूम रहा है पिछले करीब 5-6-7 साल से। इसका मतलब है कि यू नो यूएसडी ग्रो कर रहा है, यूएसडी ग्लोबली उस चीज़ को डेवलप कर रहा है, लेकिन इंडियन रुपये भी साथ में ग्रो कर रहा है। तो जो नुकसान है इंडियन करेंसी को वो उतना नहीं हो रहा, क्योंकि इंडियन रुपी, इंडियन इकोनॉमी कैचअप कर रही है डॉलर के अगेंस्ट। सो आप देख सकते हैं कि वो गैप जो है बहुत बड़ा नहीं है इन रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी रुपी, जहाँ पर वो ज़बरदस्त तरीके से उसको डैमेज हुआ है बेसिकली। अब सिचुएशन ये है कि नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि आपने देखा कि जीडीपी का डेटा देखा, आपने मैन्युफैक्चरिंग उसका डेटा देखा, आपने पॉलिटिकल डेटा देखा, आपने डॉलर का डिवैल्यूएशन, सॉरी पाकिस्तानी रुपी का डिवैल्यूएशन देखा अगेंस्ट डॉलर। अब हम बात करते हैं कि सिचुएशन जैसा पीटीआई की सरकार, पीटीआई के हुक्मरान इमरान खान साहब न्यूज़ चैनल में भी आके बोल के गए हैं थोड़े दिन पहले कि हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं ठीक करने के लिए। सो आने वाले ट्रेंड के अंदर बात करते हैं कि क्या लग रहा है आने वाला ट्रेंड, और किस तरह से उसके अंदर चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार के लिए अपनी जगह पे हैं, और उनको ठीक करने के लिए काफ़ी मुस्तैदी के साथ, काफ़ी तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा पाकिस्तानी सरकार को। तो अब इशू ये है कि पाकिस्तान के लिए इशू पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की डेवलपमेंट ही नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर दो एरियाज़ हैं वो बहुत मेजर हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो रिफ्यूजी का जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो रिफ्यूजी का स्टेटस है वो उसको देखा जाए तो ये और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर। सो हमें उसके ऊपर बात करनी है। मैं इस डेटा को भी आपके साथ में बात करना चाह रहा था। आप अगर देखेंगे तो एज यू कैन सी कि जो रिफ्यूजी का स्टेटिस्टिक्स हैं 2016 में 3% इंक्रीज़ हुआ, और ये हमेशा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में। 2017 में 0.78% हुआ, राइट। 1.1% हुआ 2018 to 2019 में, और 1.36% हुआ 19 से 20 के बीच में। अब 2 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट मैं मान सकता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर चेंजेस हुए हैं पॉलिटिकली, और जो इंस्टेबिलिटी आई है इस समय, उसकी वजह से ये जो डेटा होगा 2020-21 का वो काफ़ी मैसिव तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है, और ये डेटा काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रेंड ये बता रहा है कि ये बढ़ेगा, ये बढ़ा होगा और बढ़ रहा होगा इस समय। सो इसी वजह से इस फियर को, इस खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की जो सरकार है, बार बार पीटीआई की सरकार, इमरान खान साहब जाके यूएन के अंदर बोल रहे हैं और ग्लोबली उस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों को अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, और वो इकोनॉमिक सपोर्ट मिलनी चाहिए अफ़गानिस्तान को, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान की जो माशी हालत है, जो पहले बहुत कमज़ोर है, बहुत अनस्टेबल है, उसके ऊपर एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट होने वाला है और होगा अगर वो सपोर्ट नहीं मिली। तो ये बेसिकली कंसर्न है, बहुत मेजर थ्रेट है, बहुत मेजर फियर है। और आई कैन अंडरस्टैंड कि जब इमरान खान साहब बोलते हैं कि मेरे को रातों को नींद नहीं आती, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वुड बी सेइंग समथिंग लाइक दैट। काफ़ी बड़ा चैलेंज है जिसको फिक्स करना, और वो बैठा हुआ है पाकिस्तान के बाहर। वो चैलेंज पाकिस्तान की सरकार के हाथ में नहीं है। उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। उसी तरह से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। इसके अंदर मैसिव इंक्रीज 0.16%। अगर आप सोच के चलें कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग
अब टोटलिटी में अगर आप सारी स्लाइड्स का जो डेटा आपने पीछे भी देखा, अगर उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो आप मान सकते हैं कि 2020, 2021 और 2022 के अंदर ये डेटा कितना ख़राब होगा, इस पर कितना इम्पैक्ट होगा। तो एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान की जो यंग फोर्स है, वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, जो बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं, उनको जॉब्स चाहिए, उसके अंदर काफ़ी मैसिव गैप है। और ऊपर से अगर रेफ्यूजी स्टैटिस्टिक्स बहुत ख़राब हों, असाइलम सीकर्स आने लग जाए पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानी भी मास असाइलम सीकर्स और मूवमेंट हो, रेफ्यूजीज़ आएँ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ जाएगा और ये अनएम्प्लॉयमेंट का क्या उसमें इम्पैक्ट होगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो क़यादत है वो काफ़ी नर्वस है, काफ़ी एंक्शस है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, IMF है, US है, वो सपोर्ट करे। बट इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब सिचुएशन ख़राब होती है तो उस समय पे कंट्रीज़ को हमें देखना चाहिए कि और क्या किया जा सकता है और कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। इस टाइम के ऊपर इंडिया को इंगेज ना करना, इंडिया के साथ में रिलेशनशिप ना बिल्ड करना, इस समय पर भी इंडिया के साथ में कोलैबोरेट ना करना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत गलत मूव है। पाकिस्तान सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये एक कंट्री है इतनी बड़ी जहाँ पर इतनी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सपोर्ट चल रही है, जो ग्रोथ चल रही है, और वहाँ से कोई मदद नहीं ली जा रही, आपको वहाँ से कोई कोलैबोरेशन नहीं करी जा रही। तो ये थोड़ा सा आई थिंक इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान puts Pakistani community and Pakistani people at the forefront and start to fix and resolve the issues rather than कि political angle के point of view से खाली उस चीज़ को evaluate करें। अब चलते हैं कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर चाइना का क्या रोल है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान की सिचुएशन में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो अभी अगर आपको याद हो तो कल जो दिन निकल गया, इंडिया ने सारे जितने भी एशिया कम्युनिटी के कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक सिक्योरिटी डायलॉग किया था, जिसमें पाकिस्तान ने और चाइना ने बेसिकली शिरकत नहीं करी, उसमें नहीं इन्वॉल्व हुए। और आज पता लगा है कि पाकिस्तान ने ट्रोइका प्लस की मीटिंग करी है ऑन अफ़गानिस्तान, और इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है। उसके अंदर चाइना, रशिया, US, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ के लोग इन्वॉल्व थे। ताज्जुब की बात यह है कि इस प्रोसेस के अंदर ये मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान की क्राइसिस को लेकर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रहा है इस समय अफ़गानिस्तान में। और वहाँ पर तालिबान के जो डिप्लोमेट हैं आमिर खान मुतकी, वो थर्सडे को मीटिंग में नहीं थे। कुरैशी साहब ने वो मीटिंग उनके बिहाफ पे एंकर करी, और वो वेडनेसडे रात को, बुधवार की रात को आए, उन्होंने बात करी कुरैशी साहब के साथ में, और थर्सडे को यानी कि कल जो निकल गया उस दिन फिर ये मीटिंग हुई है ट्रोइका प्लस की। और बात वही है कि कुरैशी साहब बार बार इसी चीज़ को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेबिलिटी और टेररिज्म को अफ़गानिस्तान में सप्रेस करना है, और इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है अफ़गानिस्तान का, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी पूरे रीजन में। सो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की हालत पहले बहुत पतली है, बहुत ख़राब है, और अगर ये वाला क्राइसिस अगर आउट ऑफ हैंड चला गया, जो लग रहा है चला जाएगा, जा रहा है, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं और सपोर्ट नहीं है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत मेजर चल रहा है अफ़गानिस्तान में। सो पाकिस्तान के साथ में भी वो चैलेंज आगे और बढ़ने वाला है। बेसिकली उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीटिंग उन्होंने बार बार करने की कोशिश करी है, कम्युनिकेट करी है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये भी बोल रहा है
यूएस को कि आपने अफ़गानिस्तान को जो एड देनी थी 9 बिलियन यूएसडी की, वो आप अनफ्रीज़ करें और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसको आप अवर्ट कराएं, नहीं तो ये प्रॉब्लम खाली अफ़गानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, ये स्पिल ओवर होकर पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के माशरे के ऊपर भी आएगी। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं डेटा पहले ही बहुत ख़राब है, ट्रेंड जो है वो बहुत नेगेटिव है और इसकी वजह से प्रॉब्लम और पाकिस्तान में बढ़ेगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मीटिंग हुई है नवंबर 11 को, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे ट्राइका प्लस मीटिंग के अंदर ये मेंबर्स थे जिन्होंने उसमें इन्वॉल्व होकर डिस्कशन किया। और ये ग्लोबल टाइम्स का डेटा है जो मैंने यूज़ किया है। मैंने इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं पर भी इंडियन मीडिया इंडियन डेटा को यूज़ नहीं किया। ये सारे रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं वो सब इंटरनेशनल या पाकिस्तानी या उस तरह से हैं। सो अब चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने ये देखा कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं वो क्या चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, किस तरह का इस समय पे सिचुएशन है। सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है स्पेंडिंग, जो काफ़ी कंसिस्टेंट रही है, आप मान सकते हैं इस चीज़ को, हमेशा जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है हर साल ईयर ऑन ईयर, वो पहली बार डिक्लाइन पे हुआ है, राइट। इट हैज़ डिक्लाइन बाय 10%। आप देख सकते हैं ये डेटा अवेलेबल है पाकिस्तानी मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर। ये वो एक पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो ये स्टेप है टू रिड्यूस एंड डिक्लाइन द स्पेंडिंग ऑन डिफेंस बजट। ये मैं समझ सकता हूँ कि इन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए है, this would be their last desire or wish to do that, but unfortunately there is nothing else that can be done. So पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसने अपना बजट को 10% रिड्यूस किया है सो दैट कि बाकी और जो इमीडिएट क्राइसिस हैं वहाँ पर वो पैसा रीडायरेक्ट किया जा सके। अब ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री आर्मी है, जो डिफेंस है, वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड एक आर्म है पाकिस्तानी नेशन का, बहुत कंसिस्टेंट है, इस्टेब्लिश्ड है। तो वो ये स्टेप ले रहे हैं। लेकिन एक जो देखने वाली चीज़ है जो काफ़ी कंसर्निंग है वो ये है कि पाकिस्तान की जो प्लानिंग है, पॉलिटिकल प्लानिंग है और कमर्शियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो इतनी पुअर है। आप देख सकते हैं कि दो कंपनीज़ हैं जिन्होंने गनवॉर एएनआई जिन्होंने सप्लाई करना था कार्गो एलएनजी का, नेचुरल गैस का, और वो उन्होंने मना कर दिया है, वो नहीं डिलीवर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान को उन्हीं दोनों दामों पे, यानी कि ऊपर प्राइसेस के ऊपर अब वो ख़रीदना पड़ रहा है कतार पेट्रोलियम से बेसिकली। एंड दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग विच कुड हैव बीन अवर्टेड। ये इस चीज़ को निगलेक्ट किया जा सकता था, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था अगर बेटर प्लानिंग करी होती पॉलिटिकल क्लास ने, इकोनॉमिक क्लास ने, मिनिस्ट्री ने। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ है उस तरह से, और आप देख सकते हैं कि उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान टेक्स कॉस्टलियर एवर, सबसे महंगी LNG खरीदनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द पुअर प्लानिंग विद एग्जिस्टिंग सप्लायर्स। एक तरफ आर्मी है वो डिफेंस के बजट को रिड्यूस कर रही है कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी हाल ये है कि पुअर प्लानिंग की वजह से नेचुरल जो गैस है वो भी अब महंगे दामों पे ख़रीदनी पड़ रही है। तो इसमें एक कहावत है जो इंडिया में यूज़ होती है, वो ये है कि गरीबी में आटा गीला, यानी कि सभी कुछ एक साथ हो रहा है एक ही टाइम के ऊपर। अब इस पूरी कहानी का खेल के अंदर चाइना जो पाकिस्तान का वन ऑफ द ओनली कंट्रीज दैट इज सपोर्टिंग पाकिस्तान इन एवरी सेंस, वो क्या पोजीशन ले रहा है, उन्होंने क्या किया है। सो सिचुएशन ये है कि चाइना ने जितने भी मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली
CPEC के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो इंश्योरेंस कवर होता है वो देने से मना कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना को पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है इकोनॉमिकली कि इस समय पे जो भी पैसा इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाएगा प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, वो एट अ वेरी हाई रिस्क है कि वो कंज्यूम होगा, वो इंश्योरेंस को एक्सरसाइज किया जाएगा, वो पैसा कंज्यूम किया जाएगा, या वो मतलब पाकिस्तान को ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो पैसा लगाना चाहिए था वो पैसा है नहीं। तो चाइना को भी पता है कि ये जो भी पैसा वो इंश्योरेंस को सपोर्ट कोई पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे वो पैसा 200% एक्सरसाइज होगा, वो इंश्योरेंस को तोड़ा जाएगा, वो पैसे को कंज्यूम किया जाएगा। सो इसलिए चाइना ने भी इस पोजीशन पे इस समय पे, और ये सिर्फ एक दिन पुरानी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उन्होंने मना कर दिया है कि भाई हम आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं देंगे। सो सिचुएशन क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोस एक्सटर्नल फंडिंग है, जैसे मैंने पहले बोला कि 51.6 बिलियन है जो अगले आने वाले 2 साल के अंदर डेट सर्विसिंग के अंदर जानी है, यानी कि 25.5 बिलियन के आसपास वो पैसा है जो पाकिस्तान को वापस करना पड़ेगा इंटरनेशनल बैंक्स का, IMF का, और वो उस तरह से तो वो पैसा उनको चाहिए होगा। और ये रीज़न है जिसकी वजह से चाइना ने पोजीशन ली है कि भाई वो इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे पाकिस्तान के जो मेजर CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। पब्लिकेशन ब्रोक डाउन पाकिस्तान रिक्वायरमेंट फॉर ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जैसे मैंने पहले बोला कि 21-22 के अंदर $23.5 बिलियन के आसपास पाकिस्तान को देने हैं, और जो 22-23 है उसके अंदर $28 बिलियन हैं, तो यानी कि ये करीब $5.5-6 बिलियन का और खसारा डेफिसिट होने वाला है 22-23 के अंदर। नाउ देखने वाली बात यह है कि जैसे आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोर्ट्स ना के बराबर है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इतना हाई है, इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी ओवरसीड कर रहा है। $5.5-6 बिलियन का ही मेरे ख्याल से डेफिसिट हुआ था, 25-26 बिलियन से 20 बिलियन के आसपास, जैसे आपने पिछली स्लाइड पे देखा था। और आप देख सकते हैं कि खाली ब्याज सूद देने के लिए ही $5.5-6 बिलियन का इंक्रीज है एक साल के अंदर, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल टोटल जो लोन है उसकी वजह से। सो पोजीशन ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को 6 बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के, उस पे इंश्योरेंस कवर देने से मना कर दिया है, उनको दिया नहीं है चाइनीज़ कंपनी ने, जिसकी वजह से और उन्होंने सिर्फ एक $8 बिलियन का इंश्योरेंस कवर दिया है एक मेन लाइन 1 के प्रोजेक्ट को, जिसमें मेरे ख्याल से 1700-1800 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो कराची से पेशावर जाती है, उसको सिर्फ अंडरराइट किया है। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं 6 मेजर और बड़े प्रोजेक्ट्स $5 बिलियन के आसपास, वो देने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि जो बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, वो बहुत पुअर है। उनका जो उसमें जो पाकिस्तान को अपनी तरफ से पैसा लगाना था वो हो सकता है कि ज़्यादा पाकिस्तान को लगाना हो और वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको पता है कि वो रिस्क पे है। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रेलवे लाइन कई 1700-1800 किलोमीटर कराची टू पेशावर है, वो उन्होंने अंडरराइट कर दिया $8 बिलियन के साथ में, विच मीन्स कि इसका जो काम है इस प्रोजेक्ट का वो या तो चाइना चला रहा है या वो पाकिस्तान मुस्तैदी से कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने उस रिस्क को अंडरराइट करने के लिए एग्री कर लिया है। नाउ हुआ क्या है कि इसके लिए जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने चाइना के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में बात करके बोला कि साइनोशियो क्लियर्स को कि भाई $13 बिलियन की इंश्योरेंस को आप कवर करें, सो दैट कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो हो। और वो सेपरेट लेटर गए हैं उन 6 एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इस तरह का जो माहौल है जहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आके चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप इंश्योरेंस कवर दें, हमारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें, वो पहले कभी नहीं हुआ था इस तरह से। और हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स को आप अंडरराइट करें। सो
सिचुएशन यही है, मेरे ख्याल से चाइना को भी समझ में आ चुका है, अच्छे से समझ में आता है कि पाकिस्तान बहुत डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आ गया है, चल रहा है, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो काफ़ी ख़राब है. सो CPEC itself is a big question. पैसा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है लगाने के लिए तो फिर आप कमाएंगे कैसे? ये वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो इतनी पुअर है पाकिस्तान के अंदर इस समय. नाउ इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि पाकिस्तान इस समय पे खाली इकोनॉमी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही क्राइसिस में नहीं है. आने वाले टाइम में क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के ऊपर. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्राइसिस है. अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो आपकी जो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है वो क्वेश्चन में आ जाएगी. उसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये है क्या मुद्दा, ये मसला क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं. इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सारा एनर्जी है, जो फ्यूल है, वो नेचुरल फॉसिल फ्यूल के थ्रू एनर्जी डेवलपमेंट होती है. जो एनर्जी बनती है, बिजली जो बनती है, वो सारी की सारी 60% फॉसिल फ्यूल से बनती है ना. उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर ऑन CO2 इमिशन वो हायर साइड पे है. यानी कि पाकिस्तान ने पिछले 5 या 6 साल के अंदर कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना शुरू करे, और जिसकी वजह से CO2 इमिशन के अंदर ड्रॉप हो. तो हर कंट्री ने COP26 अभी जो हुआ था UK में, स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पर जाके कमिटमेंट करी है. इंडिया ने भी नेट ज़ीरो का कमिटमेंट दिया है कि हम उस तरह से करेंगे. लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हमने कुछ भी कमिटमेंट नहीं देखा. कुछ प्लान बनाया गया है NDC के थ्रू, और 2021 के अंदर ये रिलीज़ किया गया है कि आप जैसे देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें करी जाएंगी सो दैट के पाकिस्तान कैन रिकवर on from fossil fuel and CO2 emission and start to move towards renewable energy. बट जो एनालिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये उतने असरदार नहीं होंगे. जो पाकिस्तान को स्टेप्स लेने हैं वो बहुत मैसिव हैं, बहुत मेजर हैं. इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आगे ही इतने सारे चैलेंजेस हैं, और इन्वेस्टमेंट करना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये एक और एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान चाहे पॉलिटिकल सारे इश्यूज को एक साइड रखकर इंडिया के साथ में कोलैबोरेट कर सकता है, क्योंकि इंडिया इस समय PM नरेंद्र मोदी जी के दायित्व उसमें लीडरशिप के अंदर बहुत मेजर स्टेप्स ले रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर रही है. लेकिन ऐसा आप देख सकते हैं कि ये खाली सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दी गई हैं, लेकिन इसके ऊपर किस हद तक अमल किया जाएगा वो देखने वाला है. सो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब होने वाली है बिकॉज पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर हैं, जो सारी दुनिया में नंबर 2 पे आते हैं पोलर कैप्स के बाद, वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के अंदर जब अपना टेन्योर शुरू किया था, जब सरकार बनाई थी, तब बोला था कि मैं मिलियन ट्री प्लांटेशन करूँगा, और जो डिफॉरेस्टेशन है जो उसको रिजॉल्व करेगा. बट जो एनालिस्ट हैं उनका मानना ये है कि ये काफ़ी नहीं है. जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर एनर्जी डेवलप करी जा रही है, वो उस कदर से उस स्पीड से चल रही है जिसके एवज में ये जो प्लांटेशन है ये सारी इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाएगी. तो क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बढ़ने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर जब फॉसिल फ्यूल से सारी दुनिया मूव अवे करेगी और फॉसिल फ्यूल आने वाले टाइम में एक टैबू की तरह होगा और उस पर रोकथाम लग जाएगी, तो
इतना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कि वो सस्टेन कर पाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा माउंटिंग चैलेंज है जो पाकिस्तान को आने वाले समय के अंदर वेकअप कॉल है पाकिस्तान की स्टेट के लिए, और दे हैव टू डू समथिंग नाउ सो दैट आने वाले इस टाइम के अंदर इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। सो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स एंड कमिटमेंट दी गई हैं, लेकिन ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। जिस स्पीड और जिस रफ्तार से पाकिस्तान को एक्शंस लेने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे ग्राउंड के ऊपर, ना उनकी प्लानिंग्स है, ना उस तरह का डिटेल है, ना कोई कमिटमेंट है। सो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो COP26 की समिट में ही नहीं गए। सो आई थिंक देयर इज अ माउंटिंग एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्राइसिस, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ भी स्टेप लेने से इस समय नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई मैसिव कमिटमेंट है और उस पर कोई स्टेप्स ले रही है। सो ये था आज का प्रेजेंटेशन। आई होप आपको आज का डेटा देखकर ये प्रेजेंटेशन का एनालिसिस देख के समझ में आया होगा कि असल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, और किस तरह से सिचुएशन बद से बदतर ख़राब हो रही है। और आने वाला समय बताएगा कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस हिसाब से, किस तरह से इस चीज़ को रिजॉल्व करती है, क्या स्टेप्स लेती है, और किस तरह से इस चीज़ को रिकवर करती है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मैंने आज की प्रेजेंटेशन जब मैं बना रहा था तो देख के मुझे लग रहा था कि इट्स फार टू मच, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसको रिजॉल्व करना है बहुत कम समय के अंदर। बट दिस इज़ व्हाट द पॉलिटिशियंस आर सपोज टू डू। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस एंड जो क़यादत होती है उनको काम करना पड़ता है इन्हीं इश्यूज़ को करते हुए। और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन और क्राइसिस सब जगह नहीं आते हैं। जो स्टेप्स एंड मेजर लिए जाते हैं उनके हिसाब से उनको फिक्स किया जाता है। देखना ये है कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह से उसको फिक्स करती है। एट द मोमेंट कॉन्फिडेंस बहुत लो है। एट द मोमेंट इस समय जो स्टेप्स हैं, जो प्लानिंग है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी पुअर है, काफ़ी वीक है, जिसको पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान को बहुत मुस्तैदी से फिक्स करना पड़ेगा। सो दिस वाज इट, आज की प्रेजेंटेशन। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या विचार हैं, कैसी लगी आपको ये प्रेजेंटेशन और आप क्या देखना चाहेंगे। कुछ समय के बाद जब डेटा अवेलेबल होगा फॉर 2022-21 एंड प्रोजेक्शंस आएंगी 22-23 की, तो मैं एक इसका फॉलोअप भी बनाऊंगा। आप देख सकते हैं, इन कंपेयर कर सकते हैं डेटा के अगेंस्ट की पोजीशन क्या है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and hit the bell icon, and God bless you all. Thank you.